हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। सेट 2 कोड है 430C2। तो इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का ये सेट आया था तो वो अपने आंसर चेक कर लेना एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा आपका एग्ज़ाम गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था 2 क्यूब्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर एच आर जॉइन एंड टू एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जिन बच्चों ने रिवीजन वीडियोस देखे थे मेरे, उनको ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे एग्ज़ाम से जस्ट 1 से 2 दिन पहले। तो आपका एग्ज़ाम आई होप अच्छा गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए क्यूब है, एक क्यूब की एज कितनी है 5 सेंटीमीटर और 2 क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया। तो जब भी मैंने आपको बताया था 2 क्यूब को ज्वाइन करते हो तो उनकी लेंथ जो होती है वो चेंज हो जाती है, डबल हो जाएगी, क्योंकि 2 क्यूब है तो 5 + 5 10 हो जाएगी। बट ब्रेथ और हाइट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने जस्ट कराया था 1 से 2 दिन पहले। तो सारा पेपर सेम उसी में से आया, प्लेलिस्ट की वीडियोस जो हमने की थी। तो देखिए क्यूब को ज्वाइन किया जिसकी एज 5 सेंटीमीटर है, तो लेंथ चेंज हो जाएगी 5 + 5 यानी 2 बार प्लस हो जाएगी। 2 क्यूब को ज्वाइन किया तो 2 बार प्लस हो जाएगी, 10 हो गया लेंथ, है ना, सेंटीमीटर में। और ब्रेथ और हाइट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेंगी। अब आपको बोला है कि जो सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन गया ना, तो क्योंकि अब तो लेंथ ब्रेथ और हाइट चेंज हो गई, पहले ही सब कुछ 5 5 5 था तो क्यूब था, बट अगर जोड़ा तो आपका लेंथ चेंज हो गई, यानी कि अब ये क्यूबॉइड बन गया। तो इसका सरफेस एरिया पूछा था 2 ब्रैकेट LB + BH + HL, टोटल सरफेस पूछा हुआ है। सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है। अब यहाँ पे L की जगह 10, B5 H5 × 10, पहले इंटू करना फिर प्लस करना था। 50 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ऐड करो और फिर लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो। 250 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर था। किस किस बच्चे का ये आंसर आया? ऑप्शन डी, कमेंट करके बताइएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 coins are tossed together, the probability of getting at least 1 tail। तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ था कि 2 कॉइन है जिसको टॉस करते हैं तो देखो आउटकम्स बनेंगे, या तो दोनों हेड आएंगे या एक हेड एक टेल आएगा, या एक पहले टेल आएगा फिर वो हेड आएगा, या दोनों टेल आएंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एटलीस्ट 1 टेल की। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 1 टेल यानी एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब एक बोला है ना, तो एक और एक से ज़्यादा, तो इट मीन्स एक टेल भी आ सकता है और उससे ज़्यादा भी। तो यहाँ पे एक टेल वाले तो ये 2 है और यहाँ 2 टेल वाले हैं, तो ये 2 टेल वाले भी आप लोगे, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना, तो एक टेल वाला भी लेना है और उससे ज़्यादा यानी 2 टेल वाला भी। तो कितने आएंगे ऐसे आउटकम्स? 3, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द मीन एंड मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 17 20, मीडियन फाइंड करनी थी इम्पेरिकल फार्मूला लगा के। तो मैंने इम्पेरिकल फार्मूला आपको सिखाया था कि इम्पेरिकल फार्मूला जो रिलेशनशिप होती है मीन मीडियन मॉड में, मॉड = 3 मीडियन - 2 मीन के बराबर होता है। अब आपको क्वेश्चन में मॉड भी गिवन है और मीन भी गिवन है, ध्यान से देखो, पहले मीन दिया हुआ है और बाद में मॉड। तो मीन 17 है और मॉड आपका 20 है। तो मीन आपका 17 रखना था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मॉड आपका 20 रखना था, और मीडियन आपको फाइंड करनी है। तो पहले फॉर्मूला लगाना है और फिर इसमें जो जो वैल्यू दी हुई है वो रखनी है। अब आपको मीडियन निकालनी है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 34। अब ये निकालना है तो इसको यहाँ ले जाओ, तो ये माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा नंबर के पास ना, ये तो मीडियन के साथ वाला नंबर है। अब ये प्लस करा तो 54, और मीडियन 54 है, तो मीडियन निकालनी तो 3 मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, तो मीडियन का जो ये 3 है मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड करोगे तो 18 आंसर आ जाएगा। तो आप मीडियन को x मान के भी इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर सकते थे। तो मीडियन आपकी आ गई 18, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का आंसर मीडियन 18 आया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल 90। तो आपको बोला है कि सेगमेंट का एरिया निकालो। तो सेगमेंट का एरिया भी मैंने आपको सिखा रखा है। देखो सेगमेंट कहते हैं किसे, ये जो कॉर्ड होती है इस सर्कल पे, ये जो कॉर्ड बनती है, इस सर्कल को 2 पार्ट्स में बांटती है, एक नीचे वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला। तो ये जो सेगमेंट है ये ज़्यादातर हम माइनस सेगमेंट लेते हैं। तो ये वाला सेगमेंट कैसे बना है देखो, अगर मैं इस सेंटर से ये बना दूँ तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, एक सेक्टर है। सेक्टर में से अगर हम ये
ट्राइंगल हटा दे तो सेगमेंट बच जाएगी। तो यानी सेक्टर का एरिया तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, और उसमें से ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बोला 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, बोल रखा है ना सेंट्रल एंगल 90 है, तो ट्राइंगल 90 वाला क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब ये 90 वाले ट्राइंगल में देखो ये 90 के अपोजिट, तो ये कॉर्ड जो है ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइट तो ये होंगे ना, यानी रेडियस ही इसका बेस और हाइट होगा। तो आर बेस ले लो, आर रेडियस ले लो, तो बेस भी आर है और हाइट भी आर है। तो सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, और ट्राइंगल आपका 90 डिग्री वाला है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका रेडियस है और हाइट भी रेडियस है। अब देखो यहाँ से थीटा 90 दिया हुआ है आपको, और अपॉन में 360 एंगल मतलब थीटा, है ना, और ये हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ गया, और यहाँ हाफ आर स्क्वायर आ गया। ये देखो कौन से ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है इसका आंसर आपका। तो इसका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर, क्योंकि आपको रेडियस नहीं पता ना, क्वेश्चन में आर ही रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सम टाइम ऑफ द डे द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ मैन आर इक्वल द सन्स एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ था। तो जिन भी बच्चों ने एग्जाम जो भी प्लेलिस्ट के शुरुआत की वीडियोस है और एग्ज़ाम से जस्ट 1-2 दिन पहले वाली वीडियोस है वो सब देखी होगी, तो उनके बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। कमेंट करके बताइए कैसे गया एग्ज़ाम। तो एक सेम टाइम ऑफ द डे में हाइट और लेंथ शेडो की इक्वल है, मतलब हाइट को हम ऐसे रखते हैं और शेडो ऐसे बनती है ना, और इंक्लिनेशन सन का या एलिवेशन सन का क्या होता है, थीटा होता है ना। तो आपको अगर ये एच एल के बराबर ही दिया है, हाइट जो है ये शेडो की, ये शेडो है, ये हाइट है, तो ये अगर बराबर है तो इनका जब मैं रेशियो निकालूंगी तो देखो ये 90 है ना, ये 90 होता है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और एंगल जहाँ होता है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ बेस होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया h/l यानी p/b, h/l क्या लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h और l तो बराबर है, तो h और l कट जाएंगे आपस में क्योंकि बराबर होंगे, h/h लिख दो ना, तो l भी h ही तो है, कट के 1 आ जाएगा। और tan थीटा 1 का मतलब 1, यहाँ tan थीटा है तो यहाँ भी 1 को tan थीटा में बदलो, tan 45 1, अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो यहाँ नंबर होता है, तो इसको भी इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक में लाना होता है। तो 1 का वो था tan 45 पे, 10 से 10 हट जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका 45। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी ये हाइट सेम होती है तो थीटा 45 आता है हमेशा, या एंगल 45 दिया होता है तो हाइट और लेंथ ऑफ शेडो इक्वल होते हैं, ये याद रखा करो। तो इसका आंसर है 45, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ट्राइंगल ABC DE पैरेलल है BC के, और AD और DB का रेशो गिवन था 2:3, और DE BC का रेशो आपको निकालना था। तो ये पैरेलल वाले में मैंने आपको बोला था या तो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम लगती है या फिर सिमिलैरिटी थ्योरम लगती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये रेशो आपको गिवन और ये वाला रेशो निकालना है, तो मैंने जब भी कहा था कि आपको अगर पैरेलल लाइन वाला रेशो निकालना होता है तो आप सिमिलैरिटी थ्योरम लगाया करो, ना कि बेसिक प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो यहाँ पे तो पैरेलल लाइन वाली रेशो निकालनी है ना, तो हमें इस ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े से सिमिलर करना है। तो सिमिलरली हो जाएगा, पैरेलल तो दिया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, 1 और 2 बराबर हो जाएंगे, 3 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल अगर देखो इसका 1 2 के बराबर और 3 4 के, तो इसको अगर मैं 1 से 3 पे घुमा रही हूँ ADE, तो इसको 2 से 4 पे घुमाएंगे ABC। तो ये ऐसे करके इसका नाम सही से लिखना है, नहीं तो ये जो रेशो बनेंगे गलत बन जाएंगे। तो AD अपॉन AB, इसका AD तो इसका AB, है ना। फिर इसका DE का रेशो, देखो AD तो इसका BD, इसका अगर DE लेंगे तो इसका BC लेंगे, तो इसका DE तो इसका BC, और अगर इसका AE लेंगे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, AC, है ना। तो ये तीनों रेशो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा सिमिलर बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम लगती ना, तो हमें ये पैरेलल लाइन वाला रेशो लेने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमें सिर्फ ये रेशो लेना होता है, ये अपॉन ये अपॉन ये, या फिर ये अपॉन बड़ा, ये अपॉन बड़ा, यानी तब ये और ये ही आता, ये नहीं आ पाता बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम में। तो जब भी पैरेलल लाइन को लाना हो हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो हमें सिमिलैरिटी थ्योरम लगानी चाहिए, यानी तीनों साइड्स के रेशो, छोटे ट्रायंगल की तीनों साइड और बड़ी ट्रायंगल की तीनों साइड के रेशो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि ये वाला भी साइड आपका आ जाए।
ठीक है। तो आपको ये रेशो तो दिया ही है 2/3 और ये निकालना है, इसका तो कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन में, ये निकालना है। तो ये इसी के तो बराबर आ जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा 2:3। तो इसका आंसर है 2:3। ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस गिवन है। देखो जब भी जीरोस गिवन हो और पॉलिनोमियल बनाना हो तो आपको पॉलिनोमियल बनाने का मैंने फॉर्मूला सिखाया था, x² माइनस अंदर क्या लेते हैं, सम ऑफ जीरो, रूट्स को ही जीरो कहते हैं ना। सम ऑफ जीरोस तो हम अंदर लेते हैं और फिर बाहर x लेते हैं और फिर प्लस प्रोडक्ट। तो जब भी पॉलिनोमियल बनाना हो तो ये फॉर्मूला लगाना होता है। x² सम ऑफ जीरो, देखो जीरो आपको गिवन है, एक 7 दिया और एक 0 दिया है, ये ध्यान रखना। सम और प्रोडक्ट नहीं दिया क्वेश्चन में, अगर सम और प्रोडक्ट दिया होता तो सीधा रख देते हैं यहाँ पे, ये 0 दिए हुए हैं। तो 0 का मतलब पहले सम करना पड़ेगा, तो इनका सम करो फिर x बाहर, फिर प्रोडक्ट करो, इसको इससे प्रोडक्ट करो प्लस, है ना। तो ये फॉर्मूले में सम करो पहले और फिर प्रोडक्ट करो। अगर ये सम और प्रोडक्ट दिए होते तो सीधा रख देते, बट ये 0 दिए तो इनको पहले प्लस करना पड़ेगा और इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। 7 और 0 7 होता है, 7x हो जाएगा। बट ये तो 0 बन जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। बट इस फॉर्म में कोई ऑप्शन गिवन नहीं था आपको, कोई भी ये वाली फॉर्म नहीं दी थी। तो हमने क्या किया, देखो अगर ये देखते तो ये x² x के साथ मल्टीप्लाई होकर तो x³ बना देगा। ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, बट यहाँ पे x² के साथ अगर मैं यहाँ 7 देती हूँ तो 7 इसको भी देना पड़ेगा, तो ये 7 और ये 49 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये 1 आ रहा है। फिर ये देखो अगर मैं 7 से इसको डिवाइड और इसको डिवाइड कर दूँ तो 1/7 दोनों में बाहर आ जाएगा, इसमें भी 1/7 और इसमें भी 1/7 है। तो इसमें से x² बचेगा अंदर और इसका 1/7 अगर मैंने बाहर लिया तो इसका क्या बचेगा, 7x बचेगा, है ना। अगर मैंने इनमें से 1/7 बाहर ले लिया, ठीक है, तो इसमें से तो x² बचेगा और इसमें से 1/7 बाहर लिया तो ये 7x बचेगा ना। तो 1/7 बाहर लेने से ये तो x² बचेगा और ये 7x बचेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी कर लेना इसको, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि अगर मैं जस्ट 1/7 ले रही हूँ तो यानी कि ये भी ये 7x तो बच रहा है ना, 1/7 को अगर सेपरेट कर दे दो तो ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ कॉमन डिफरेंस ऑफ NEP -6 है तो आपको ये फाइंड करना था। ये एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था। तो यहाँ पे AP का कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था D -6 और ये आपको फाइंड करना था। तो 20th टर्म का फॉर्मूला लगाना था A + 19D, 20 तो यहाँ 19 आता है। 14th टर्म का फॉर्मूला लगाना था A + 13D, एक कम आता है, जितना यहाँ होगा उतना D एक कम होता है। और फिर माइनस करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो A माइनस का हो जाएगा और D B माइनस का हो जाएगा। A से A कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो सिर्फ D 19D में से 13D क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 6D बचेगा और D की वैल्यू आपको पता थी, तो D की वैल्यू -6 थी, इनको इससे मल्टीप्लाई करना था, तो -36 इसका आंसर था। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर PA PB टेंजेंट्स गिवन थी। आपको पता है PA और PB अगर दो सेम पॉइंट से टेंजेंट होती है तो इक्वल होती है, और आपको एंगल AP भी दिया है ये वाला 30 डिग्री, और OAB आपको निकालना था। देखो OAB ये वाला एंगल निकालना है, OAB। अब आपको कोई भी टेंजेंट जब होती है तो उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट बराबर होती है ये वाली, या एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहाँ पे टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को टच करती है, वो रेडियस अगर सेंटर से मिलाया जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पे A है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो A को अगर हम सेंटर से मिलाए तो ये रेडियस बनेगी, है ना, सर्कल के पॉइंट ऑफ ये सर्कल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल पे तो आ रहा है, इसके सर्कमफ्रेंस पे, और इसके सेंटर से मिलाएंगे तो रेडियस मिलेगी, तो रेडियस इस पे 90 डिग्री बनाती है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होती है टेंजेंट में। तो अगर ये टेंजेंट बराबर है तो देखो इस वाला ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ ये वाला ट्राइंगल जो है, तो ये सामने वाले एंगल भी बराबर हो जाएंगे x, है ना। अब आपको ये ट्राइंगल में दिख रहा है कि ये तीनों का सम कितना होता है 180, तो ये 30 को वहाँ लेके जाओ, माइनस होके 150 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो फिर ये x 2x। अब ये x निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो इस 150 को, पहले +30 माइनस करना और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 75 आ जाएगा। तो x की 75 मतलब ये दोनों 75 आ गए। बट हमें ये थोड़ी ना निकालना है, हमें x नहीं निकालना है, ये तो x इतना है, हमें तो इधर वाला पार्ट निकालना है, ये वाला OAB।
तो आपको पता है ये पूरा OAP कितने का है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये OAP कितने का है, 90 का है ना। तो OAB कैसे आएगा, OAB आपका OAP में से BAP को माइनस करके आएगा। BAP क्या है, x है ना, तो x कितना आ गया 70 है, तो ये 15 डिग्री आना था। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। किस किस का ये आंसर है कमेंट करके बताइएगा। 15 डिग्री इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कॉस ए आपको 5/8 गिवन है, कॉट ए साइन है आपको फाइंड करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कराया हुआ था ये भी। कॉस ए आपको 5/8 दिया है, कॉट ए साइन ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ अगर मुझे कॉस दिया है तो मुझे यहाँ कॉट को सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। कॉट की सिंपल फॉर्म क्या होती है, कॉस बाय साइन, है ना। कॉस की टर्म में कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। क्योंकि कॉस में आंसर कॉस में वैल्यू गिवन है तो हमें कॉट को कॉस में बदलना पड़ेगा। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, और ये साइन एज इट इज़ रहेगा। साइन से साइन कट गया, कॉस ए बचेगा, यानी इसको भी सॉल्व करके कॉस ए आ रहा है आंसर। तो ये कितना आ जाएगा 5/8। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको सिखाया गया था मॉडल क्लास कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे ना ध्यान से देखना, ये क्लास इंटरवल नहीं दी हुई है, ये आपको बिलो मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसको पहले आपको क्लास इंटरवल में बदलना पड़ेगा। और जब ये बिलो वाले दिए होते हैं ना क्लास इंटरवल, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होता, ये CF होता है, ये याद रखना होता है। तो यहाँ पे अगर आपको बिलो वाले बिलो 10 बिलो 20 दिए है, तो बिलो 10 का मतलब क्या है, 10 से कम। तो 10-10 का गैप है, तो 10 से कम कितना लो, 0 से 10, फिर 20 है तो 10 से 20, 20 से कम बोला ना तो 10 से 20, 30 से कम बोला तो 20 से 30, ऐसे करके। तो जब भी बिलो बोले तो 10 तो यहाँ लेना है, यहाँ, और बिलो यानी उससे पीछे वाला लेना है, जितने का डिफरेंस होगा उसके हिसाब से। 10 का है तो 0 से 10 का डिफरेंस बनाना है ना आपको। तो 20 से कम का मतलब 10 से 20, 30 से कम का मतलब 20 से 30। तो ऐसे करके क्लास इंटरवल बन जाती है। अब आपको मैंने क्या बोला, जब भी ये बिलो वाला दिया होगा तो ये क्वेश्चन में ये जो दी होगी ये CF दी होगी। तो CF से F निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाला CF तो एज इट इज़ लिख देते हैं, दूसरे वाला F निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करके 4 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस, यानी CF से F बनाने के लिए हम ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाते हैं। ठीक है, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 13 - 5 8 हो जाएगा, 15 - 3 13 2 हो जाएगा, और 16 - 5 15 1 हो जाएगा। तो ऐसे करके माइनस कर करके पहले वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी सब माइनस कर करके निकाले जाएंगे नीचे से ऊपर वाले को। तो यहाँ पे जब मॉडल क्लास निकालनी होती है ना, तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। किसको देखेंगे, मैक्सिमम। तो यहाँ से नहीं मिलेगी मैक्सिमम, जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब भी बिलो या अबव दिया होता है तो ये आपका CF होता है, ये याद रखना जो क्वेश्चन में दिया होता है। तो CF से F बनाने के लिए पता चल गया कि माइनस करते जाएंगे। अब ये बन गई। अब मॉडल है तो मॉडल का मतलब मॉड क्लास या मॉडल क्लास निकालने के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कौन सी आ रही है, 8। अब इसके सामने जो ये क्लास इंटरवल होगा ना, ये वाला, इसी को मॉडल क्लास कहते हैं। ये मैंने सिखा रखा है आपको। C ऑप्शन इसका करेक्ट है। 20 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इन सबको ना सिंप्लीफाई कर करके आप देख सकते थे कि ये इरेशनल है या नहीं। तो जैसे 2√3 - 1/√3 पे स्क्वायर है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से खोल दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 × ab। ए क्या है, ये, और बी है 2ab। अब से देखो 2√3 का स्क्वायर तो सबको आता होगा, 2 को 2√3 का अंदर 2√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई। तो पहले से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट को रूट से करोगे, सेम रूट है तो रूट हट जाता है, 4 × 3 = 12। ऐसे ही 1 पे स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, √3 पे भी स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा, रूट पे स्क्वायर होता है तो हट जाता है रूट। अब ये भी रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4। अब देखो सारी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, विदाउट रूट बचे हुए ना, तो यानी कि ये रेशनल नंबर आएगा सारा। तो यानी हमें तो इरेशनल नंबर पूछा है, तो ये तो रेशनल आ गए सारे, तो ये नहीं है रेशनल आपका। ऐसे इसको भी a - b का होल स्क्वायर से खोलो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 × a × b, 2√2 आ जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब आपका √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़, ये 2√2। 2 और 1 सिर्फ इससे प्लस होगा, इससे नहीं होगा क्योंकि ये रूट वाली टर्म है, नंबर से होता है, रूट से नहीं होता प्लस। तो ये 3 - 2√2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या ये रेशनल और एक ये इरेशनल, जब एक रेशनल और एक इरेशनल हो माइनस करके इरेशनल आंसर आता है, तो ये ठीक है, इरेशनल है ये। इसको भी सॉल्व कर लो, इसका माइनस अंदर ले जाओ तो ब्रैकेट साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कैसा आ गया, तो रेशनल आ गया। तो ये रेशनल तो नहीं है, हमें तो इरेशनल ढूंढना है।
अब ऐसे इसको भी सॉल्व कर लो, √2 + 5√2 अपॉन √2। तो ये जब ऊपर 2 टर्म हो नीचे 1 टर्म हो तो ये नीचे वाली टर्म जो होती है इसके साथ भी आ जाती है और इसके साथ भी अपॉन में आ जाती है। तो इससे ये कट गया 1 और इससे ये कट गया 5, 1 5 6, यानी ये भी आपका रेशनल नंबर आ चुका है। तो आपको तो इरेशनल ढूंढना था ना, तो इरेशनल सिर्फ यहाँ पे मिला है। एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस जो होगा वो इरेशनल होगा। तो ये आपका इरेशनल नंबर आया है। ऑप्शन नंबर बी आपका इरेशनल वाला है, बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पॉलिनोमियल px में नंबर ऑफ जीरो निकालने थे। तो जब भी मैंने आपको सिखा रखा था एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करके जा रहा ग्राफ, वाई एक्सिस पे नहीं देखना, एक्स पे देखना है। 1 2 3 4 बार काट के जा रहा है ना, तो इसके जीरो कितने होंगे 4। जितनी बार एक्स एक्सिस को काट के जाता है ग्राफ, कितनी बार, 1 बार 2 बार, एक्स वाली लाइन को 3 4 जगह पे काट के गया, तो यानी इसके जीरो 4 होंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टोटल सरफेस एरिया इंटरनल और एक्सटर्नल निकालना था हेमिस्फेरिकल बाउल का, जिसकी रेडियाई R1 और R2 थी। R2 बड़ी रेडियस है और R1 छोटी रेडियस है। तो देखो आपको टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो देखो मेटल बाहर के सरफेस पे भी लगी होगी और अंदर के सरफेस पे भी लगी होगी, और साथ साथ ना ये जो इसकी ऊपर की एज है ना, ये रिंग सी, यहाँ भी लगी होगी मेटल। तो यानी कि जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मेटल कहाँ कहाँ लगी है, आउटर सरफेस एरिया पे, आउटर सरफेस एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो बंद थोड़ा है। ऐसी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पे, और साथ में ये जो रिंग बन रही होगी ऊपर उस पर। तो टोटल सरफेस एरिया में मेटल कहाँ कहाँ लगी, आउटर कर्व्ड सरफेस पे, इनर कर्व्ड सरफेस पे और रिंग पे। तो आउटर कर्व्ड सरफेस निकाल रहे हो तो 2 पाई रेडियस बड़ी वाली लेना। तो आपको पता है ना हेमिस्फीयर की कर्व्ड सरफेस क्या होता है, 2 पाई r²। कर्व्ड सरफेस क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई r²। क्योंकि ये बंद नहीं है, अगर बंद होता तो 3 पाई r² होता। मेटल तो फिर ऊपर वाले बेस पे भी लगी होती ना, और ढक्कन होता उसमें। तो अभी तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे लगी है 2 पाई r²। तो इसकी रेडियस आउटर है तो R2 ले लो, बड़ी वाली रेडियस, उस पर स्क्वायर लग जाएगा। ऐसी इनर सरफेस एरिया कर रहे हो तो 2 पाई r² ही लगाओगे फॉर्मूला, बस R1 ले लोगे। रिंग का फॉर्मूला सबको आता होगा, बाहर के एरिया में से अंदर वाला एरिया माइनस करते हैं। तो बाहर का एरिया क्या है उसका, ऊपर का ये जो ये रिंग बन रही है, ये ऊपर देखो एक बड़ा सर्कल बन रहा है और एक छोटा सर्कल बन रहा है। तो बड़ा सर्कल मतलब पाई r², सर्कल का एरिया पाई r² होता है। तो रेडियस कौन सी लेनी है, R2, और पाई r²। ये तो रिंग का सबको आना चाहिए, ये रिंग का होता है। पाई कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो R2² माइनस R1² बचेगा। अब देखो यहाँ से भी 2 पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से अंदर R2² बचेगा और इसमें से R1² बचेगा। इन दोनों में से मैंने 2 पाई कॉमन लिया, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये पूरा देखो मल्टीप्लाई में है ना, ये दोनों ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई है ये, बीच में कुछ ना हो तो मल्टीप्लाई। तो ये पूरा एक टर्म माना जाएगा, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ये भी एक टर्म माना जाएगा, बीच में प्लस है, यानी 2 टर्म है, एक ये और एक ये। अब 2 पाई और पाई में से क्या कॉमन आ सकता है, पाई आ सकता है ना। तो अंदर इस वाली टर्म में से क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक ये पूरा बचा। अब ये 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई होकर यहाँ अंदर बच जाएगा, है ना, क्योंकि पाई तो हमने बाहर ले लिया है। ऐसे ही इसका पाई भी हमने बाहर ले लिया, तो अंदर सिर्फ ये बचेंगे। अब 2r² में से कौन सा वाला प्लस माइनस करेंगे, जो R2 वाला होगा, R2 को R2 से ही सॉल्व करेंगे। ये 2 R2 है, ये 1 R2 है, तो कितने R2 हुए, प्लस 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 कर दो, 3 R2²। जब ये लाइक टर्म हो देखो R2², तो इसके सिर्फ आगे वाले नंबर प्लस करना, और ये एज इट इज़। अब ये 2 R1² है, ये 1 R1², तो इसको भी इसका 2 में से 1 माइनस करना, तो 1 बचेगा बड़े का, बड़ा साइन, और साथ में पीछे जो R1² है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप ये ऑप्शन देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये वाला या यही वाला। तो यहाँ पे आपका ये ब्रैकेट नहीं लगा रखी इन्होंने बाहर, 2 पाई तो नहीं आया, 1 पाई आया, बट 3 भी आया साथ में, है ना। 3 किसके साथ आया, R2 के साथ आया कि R1 के साथ आया। तो पहले ना हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर। अब ये देखो 3 पाई R2 के साथ आया है और इसके साथ तो पाई आया है R1 के साथ, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कमेंट करके बताना इसका आंसर सी लिखा किसने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ़ x = a sin थीटा एंड y b cos थीटा, ये फाइंड करना था आपको। तो सिंपली ये x
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है आपका गिवन, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। तो अब बी स्क्वायर तो नहीं दिया ना यहाँ पे कुछ भी, तो आप बी स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दो। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, देखो ये अगर एक्स है तो इस पर स्क्वायर कर, एक्स स्क्वायर निकालोगे तो इस पूरे पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर में इसको स्क्वायर किया तो इसको भी स्क्वायर करना है, तो एक्स का स्क्वायर मतलब ए पे भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसी प्लस ए स्क्वायर तो एज इट इज़। वाई स्क्वायर का मतलब वाई अगर ये है तो वाई स्क्वायर करोगे तो इस पर स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वाई स्क्वायर का मतलब इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये पूरा एक माना जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये भी पूरा एक माना जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बाहर ले लो कॉमन। अंदर इसमें से एक साइन स्क्वायर बचेगा और इसमें से कॉस स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यानी ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल है, ये भी मैंने आपको करा रखा था। रूट इक्वल में क्या कंडीशन लगाते हैं, एक डी बराबर 0, तो डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी ए सी ए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के निकालना होता है। पहले ए देखो जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, क्या है एक्स स्क्वायर के साथ 1, बी जो एक्स के साथ होता है क्या है पी, और सी जो बचा हुआ होता है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और इसके साथ सी होता है। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। एक्स के साथ पी है, प्लस लेना है, अगर प्लस माइनस होता तो माइनस भी लेते, और ये सी है बचा हुआ जो बिना एक्स के साथ है। अब यहाँ पे बी की जगह क्या रख दोगे, बी क्या है पी पे स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या रख दोगे 1, और सी की जगह क्या रख दोगे माइनस का क्यू। अब 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगी, 4 1 जा 4 क्यू आ जाएगा। अब आपको ऑप्शन ये तो दिया नहीं है, 4 क्यू को इधर भेज दो, तो पी स्क्वायर आपका माइनस 4 क्यू के बराबर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार कराया था आपको, जस्ट 1-2 दिन पहले भी कराया था। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ऑरिजिन, सेम यही वाला क्वेश्चन करा रखा है। तो आपको जब भी ऑरिजिन से डिस्टेंस बोला जाए ना, मैंने आपको बोला था शॉर्ट ट्रिक में कि आप इसका स्क्वायर कर देना प्लस इसका स्क्वायर कर देना। वैसे तो फॉर्मूला प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स को एक्स से माइनस करो और वाई को वाई से माइनस करो। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स ये वाई, वाई को वाई से माइनस करो। तो देखो 0 है तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 माइनस 0 करो तो 4 ही आएगा, तो अच्छा इसको लो ही मत, इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस 2 बार है तो प्लस का साइन आ जाता है। तो 69 25 और उस पर रूट भी लगा होता है, तो इसका रूट कितना होता है 5, तो इसका आंसर होगा आपका 5 यूनिट। अच्छा 5 2 में है 5 यूनिट और प्लस माइनस 5 यूनिट, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 5 ही आएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वैसे रूट का आंसर आपको पता होना चाहिए, कई बार बच्चे कहेंगे रूट है तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर आता है, बट क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसलिए आपको माइनस नहीं लेना, सिर्फ प्लस लेना है, तो इसलिए 5 यूनिट इसका आंसर होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, ये क्वेश्चन तो मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। जब भी आपको दो इक्वेशन दी हो तो आपको क्या करना होता है, इनके ये जो x के कॉफिशिएंट है 5 और 10, इनका रेशो, ऐसी y के कॉफिशिएंट का रेशो, ये ध्यान रखना, x को x के नीचे लिखना होता है, y को y के नीचे, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे। अच्छा कांस्टेंट या तो इक्वल के इस तरफ होने चाहिए या दोनों इस तरफ होने चाहिए। अब ये सिर्फ x के कॉफिशिएंट को रेशो में लेना है, 5/10, इसका 4/8 और इसका 20/16, तो ये तो कैंसिल होकर 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, बट ये 5/4 आ गया। तो यानी कंडीशन बन रही है a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये केस पैरेलल लाइंस का होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें नो पैरेलल लाइन होंगी तो कहीं मीट ही नहीं करेंगी तो नो सोल्यूशन होगा। तो यानी कि ये केस किसका है, नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन कौन से ऑप्शन में था आपका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एजर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन है। अगर एजर्शन और रीज़न दोनों ठीक हुए और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हुआ तो ए आंसर होगा। अगर एजर्शन रीज़न सिर्फ ट्रू है, एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं हुआ तो बी होगा। अगर एजर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स होगा तो सी होगा, और एजर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू होगा तो डी आंसर होगा। तो चलिए 19 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पी ए पी बी टेंजेंट्स है, सर्कल की सेंटर्ड एट ओ, ओ पी ए 30 है, और आपको पी ए बी इक्विलेटरल देखना था कि है भी कि नहीं। तो हमें ये आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, एक सर्कल है, ये पी ए और पी बी टेंजेंट है। तो मैंने आपको बताया था जब भी पी से 2 टेंजेंट जाएगी तो दोनों बराबर होंगी, और इसके अलावा ये एंगल आपको 30 दिया हुआ है, और आपको ना ये बड़ा ट्राइंगल इक्विलेटर पूछा है।
तो अगर बड़ा ट्राइंगल इक्विलेटरल पूछा तो पहले ये छोटा 30 नहीं लेना, ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है ना कि अगर ये टेंजेंट का अगर यहाँ पे 30 है तो ये पूरा निकालने के लिए 30 का डबल कर दोगे, तो ये डबल कर दो तो ये APB पूरा आ जाएगा। अब APB इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, APB में, यही तो हमें इक्विलेटरल प्रूफ करना है। तो आपको पता है जब ये टेंजेंट जब बराबर होती है PABB, तो सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे बराबर, इस ट्रायंगल के सामने वाले एंगल PA और PB के जो अपोजिट एंगल है ये बराबर हो जाएंगे। इनको x मान लेना। फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये ट्रायंगल में ये x है, ये 13, ये पूरा 60 है, तो इनका सम 180 होगा और ये 60 वहाँ आ जाएगा, 120 हो जाएगा। पहले माइनस होगा 60, 120, फिर x 2x है तो 2 डिवाइड होकर 60 हो जाएगा x की वैल्यू, यानी इनकी वैल्यू 60 आ गई और इसकी भी 60 थी। तो इट मीन्स ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एजर्शन तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। रीज़न कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यस, ये भी ट्रू है कि एक पॉइंट P से दो अगर टेंजेंट जाएगी जो कि कॉमन होगा पॉइंट, वो इक्वल लेंथ में टेंजेंट बनाता है। यस, ये भी ट्रू है। लेकिन ये रीज़न क्या ट्रू है, एजर्शन क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा कि जब ये टेंजेंट इक्वल होंगी। तो ऐसा तो नहीं है ज़रूरी, क्योंकि अगर टेंजेंट इक्वल है भी मान लो, तो अगर ये 30 ना दिया होता, ये 40 दिया होता या 50 दिया होता, मान लो ये 50 दिया होता तो ये 100 आ जाता ना। ये कितना आ जाता 100, तो ये फिर तो ये टोटल 80 आता तो ये 40 आ जाते। यानी कि हाँ ये एजर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट रीज़न जो कहना चाह रहा है कि अगर टेंजेंट इक्वल हो तो उसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा हर टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टेंजेंट इक्वल तो है, ये तो चलो माना, बट ये एंगल जो है ये वाला टेंजेंट जो इंक्लिनेशन करके बनाएगी वो 30 ही थोड़ी ना होगा हर बार, ये 60 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो जब ये 40, 50, 60 होगा तो ये डबल वाला 80, 100 हो जाएगा। तो उस टाइम ये 60 थोड़ी ना आएंगे, है ना। तो तब उस टाइम पे थोड़ा ना सारे एंगल इक्वल होंगे। तो एजर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एजर्शन है एन इवेंट इज़ वेरी लाइकली टू हैपन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0.09। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तो यहाँ पे कहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी 0.99 है तो उसको वेरी लाइकली इवेंट कहते हैं। देखो 0.999 जो है आपका बिल्कुल पास है 1 के, है ना, 1 के बिल्कुल पास है। तो अगर 1 मतलब कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को कहते हैं या श्योर इवेंट को कहते हैं, तो 0.99 1 के बहुत पास है, तो इसलिए हम इसे वेरी लाइकली इवेंट कहते हैं, जो 1 के क्या हो, बहुत पास हो। तो येस, ये 1 के बहुत पास है, 0.999 बहुत ज़्यादा पास है 1 के, तो वेरी लाइकली येस, असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीज़न भी आपको ठीक ही बता रहा है कि श्योर इवेंट हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी देता है, 1 देता है। बट ये रीज़न एक्चुअल में से एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, क्योंकि श्योर इवेंट 1 है, इसका मतलब थोड़ी ना कि 0 वेरी लाइकली इवेंट यही होगी। वेरी लाइकली इवेंट तो आपकी 0.999 क्या पता 4 बार ना हो, 7 बार हो जाए, 8 बार हो जाए, है ना, तो वो भी तो ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आएगा। तो ये यस ठीक है, रीज़न आपका ट्रू है कि श्योर इवेंट की 1 प्रोबेबिलिटी होती है, बट इम्पॉसिबल की 0 होती है, पढ़ा होगा आपने, श्योर की 1 होती है। एजर्शन भी ठीक कह रहा है कि ये जो 0.99 है वेरी लाइकली मतलब 1 के बहुत पास है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये ही 1 के पास है, वेरी लाइकली तो ये भी हो सकता था। तो इट मीन्स वेरी लाइकली के लिए ज़रूरी नहीं कि श्योर इवेंट 1 होगा तो वेरी लाइकली एक ही होगा, वो तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो एजर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो इसका आंसर भी बी ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर भी आपका बी ऑप्शन है कि यानी एजर्शन और रीज़न ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सेक्शन ए के पार्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसके सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और फिर सी वाले। तो इनके सोल्यूशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके बताइए। और आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे 10th 12th बोर्ड के। तो जुड़े रहिए चैनल से और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, और एग्ज़ाम फिर से बताना कैसा गया। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, सब पास भी हो जाओगे अच्छे नंबर से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं।